A very warm welcome to all of you। आज हम इनकम मेथड पढ़ेंगे, नेशनल इनकम का, कि आय विधि से, जिसको हम इंग्लिश में इनकम मेथड बोलते हैं, किस प्रकार से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है उत्पादन विधि से हम किस तरह से आय की गणना करते हैं। जो आपका वैल्यू एडेड मेथड है उसमें मैंने आपको बताया था किस प्रकार एक लकड़हारा जंगल जाता है, फिर वहाँ वो लकड़ी काटता है, किस प्रकार से वो वैल्यू एडिशन करता है। ये सब मैंने आपको बताया हुआ है वैल्यू एडेड मेथड में या प्रोडक्शन मेथड में, जिसको हिंदी में उत्पादन विधि बोलते हैं। तो इनकम मेथड जो आय विधि है उससे आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार से आय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी ज्योग्राफिकल टेरिटरी में, किसी भौगोलिक क्षेत्र में, किसी एक लेखा वर्ष में जो आपका टोटल उत्पादन होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, उसका और उसका जो मौद्रिक मूल्य है उसका जो योग हम करते हैं तो उससे सकल घरेलू उत्पाद की प्राप्ति होती है। और उसमें से अगर हम विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ देते हैं तो फिर राष्ट्रीय आय उससे हम निकालते हैं। तो ये जो राष्ट्रीय आय हम निकालते हैं, इसको निकालने का 3 तरीका होता है। एक तरीका जो मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है उत्पादन विधि, या जिसको वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं, प्रोडक्शन मेथड बोलते हैं, और बाकी के जो 2 तरीके हैं वो एक आय विधि है और उसके साथ एक है व्यय विधि। तो ये 3 तरीके हो गए, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। और बारी बारी से हम आय विधि और व्यय विधि का अध्ययन करेंगे। तो मेन जो आपका स्टूडेंट्स पॉइंट है वो है आउटपुट उत्पादन। इसी के इर्द गिर्द ये तीनों मेथड घूमते हैं और कहीं पे आपका व्यय को लिया जाता है, कहीं पे आय को लिया जाता है, और कहीं पे जो उत्पादन में वैल्यू एडिशन हो रहा है उसको हम लेके और अल्टीमेटली उसको जोड़ते हैं। और तीनों ही विधि से जब आप निकालेंगे तो एक ही आपको आय की प्राप्ति होती है। तो हम शुरू करते हैं कि ये इनकम मेथड होता क्या है। तो मैंने आपको इसका नोट्स भी प्रोवाइड करा रखा है, काफ़ी कुछ मैंने उसमें दिया है। तो उत्पादन इकाइयों से जो आय जनरेट होती है, उत्पादन इकाइयों से जो आय जनरेट की जाती है, जो आय जनित होती है, वह उत्पादन के साधनों के संयुक्त प्रयास का परिणाम होती है। जैसे कि जो भी आपको आय की प्राप्ति होती है वो कोई एफर्ट डाल रहा है, इसीलिए उसको वो आय दिया जाता है। कोई प्रयास करता है, एक मजदूर हो, या फिर अगर आपके पास ज़मीन है तो उसको आप किसी को लीज पर दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपका रिसोर्सेस है, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी वजह से आपको इनकम की प्राप्ति होती है। तो आय विधि जो है वो आपका प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो या टर्सरी सेक्टर हो, तीनों ही क्षेत्र में जो उत्पादन के साधन लगे हुए हैं, उन उत्पादन के साधनों को उनके कार्य के बदले में जो आय दिया जाता है, उस आय का योग ही आय विधि से राष्ट्रीय आय की ओर हमें ले जाता है। तो आय विधि में हम क्या करते हैं कि जो आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या क्या मिल रहा है उनके कार्य करने के बदले में। जैसे आपको पता है कि अगर एक मजदूर है तो उस श्रमिक को क्या मिलता है, मजदूरी मिलता है। इसी प्रकार से आपका अगर ज़मीन है तो उसके बदले में उसको रेंट दिया जाता है, लगान दिया जाता है। अगर हम कैपिटल की बात करें, पूंजी की बात करें, तो उसको ब्याज दिया जाता है। इसी तरह से अगर एक जो साहसी है, जिसको कि आप इंटरप्रेन्योर बोलते हैं, अगर उसकी हम बात करें तो उसको हम क्या देते हैं, लाभ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसलिए दी जाती हैं क्योंकि उसने अपना एफर्ट दिया है, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी वजह से उसको आय की प्राप्ति होती है। तो यही जो आपका सारा आय है, इसी को जब हम जोड़ते हैं तो उसी से राष्ट्रीय आय की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले हम आय विधि से NDP एट फैक्टर कॉस्ट प्राप्त करते हैं, जिसको कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। एट फैक्टर कॉस्ट, लागत मूल्य पर आपका शुद्ध घरेलू आय कितना है, शुद्ध घरेलू उत्पाद कितना है, उसको हम निकालते हैं और उसी के थ्रू हम आय विधि से राष्ट्रीय आय की प्राप्ति करते हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ कि किस प्रकार से हम इसको करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया है स्टूडेंट्स कि किसी भी देश की जो नेशनल इनकम है वो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या टर्सरी सेक्टर, अर्थात जो प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र है या तृतीयक क्षेत्र है, उन जगहों पर
जो उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं हो रही हैं उनका जो मूल्य है एक वित्तीय वर्ष में, उसको जब हम जोड़ते हैं तो उसी से हम एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको जानना ज़रूरी है कि जो आपका इनकम मेथड है, इनकम जो मेथड है जिसको हम हिंदी में आय विधि बोलते हैं, इसमें क्या करना है आपको सबसे पहले प्राप्त करना है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट मतलब शुद्ध हो गया, डोमेस्टिक मतलब घरेलू हो गया, और प्रोडक्ट मतलब उत्पाद हो गया। तो शुद्ध घरेलू उत्पाद लागत मूल्य पर आपको प्राप्त करना है, बाजार मूल्य पर नहीं, लागत मूल्य पर जब आप प्राप्त करना है सबसे पहले आपको। उसके बाद फिर उसमें जब हम विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ते हैं तो इनकम मेथड से राष्ट्रीय आय की प्राप्ति हो जाती है। तो ये जो आपका एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है, ये हम किस तरह से अचीव करते हैं। तो मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि प्राइमरी सेक्टर जो है या सेकेंडरी सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर है, तीनों ही जगह पे कार्य हो रहा है और उस कार्य के बदले में इनकम की प्राप्ति होती है जो कार्य कर रहे हैं उनको। तो सपोज कीजिए आपके पास लैंड है, तो लैंड है तो इस लैंड का भी एक इनकम है। इस लैंड का जो इनकम है वो दो प्रकार से होता है, रेंट और दूसरा रॉयल्टी। दूसरा रॉयल्टी बोलते हैं। तो दो प्रकार से आपको लैंड से इनकम की प्राप्ति होती है। एक रेंट मिलता है आपको जिसको कि लगान बोलते हैं, और एक रॉयल्टी मिलता है। तो आपका रेंट और रॉयल्टी होता क्या है स्टूडेंट्स, जब आप ज़मीन के ऊपर में कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं और आप किसी को दे देते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास ज़मीन थी, आपने वहाँ पे क्या किया कि एक दुकान का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया और किसी को आपने रेंट दे दिया, तो उसके बदले में आपको वो पैसा देगा, वो जो आपने अपना मकान उसको दे दिया। तो ज़मीन के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन होता है उससे जो आपको इनकम प्राप्त होता है उसको हम रेंट बोलते हैं। और रॉयल्टी जो है स्टूडेंट्स, वो ज़मीन के नीचे आपका जो वर्क होता है उससे आपको जो पैसा की प्राप्ति होती है उसको रॉयल्टी बोलते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास ज़मीन है, वहाँ पे ऑयल है नीचे, उसके नीचे, या मिनरल्स हैं, या फिर गोल्ड है। तो ये सारी चीज़ें, मान लीजिए कि इनमें से कुछ भी है, अगर आपके ज़मीन के नीचे में उसकी खुदाई होगी तो वो जो आपका ज़मीन का इस्तेमाल किया जाएगा उसके बदले में आपको सरकार के द्वारा रॉयल्टी दी जाएगी। तो लैंड जो है वो या तो रेंट देता है या रॉयल्टी देता है। अगर ज़मीन के ऊपर कंस्ट्रक्शन हुआ है तो वो रेंट देगा, और ज़मीन के नीचे अगर कुछ कार्य हो रहा है तो वो रॉयल्टी देगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद आपका, तो इस सबसे पहला आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में रेंट को हम ले लिए, इसमें एडिशन क्या करना है, इसमें हम ऐड करते हैं स्टूडेंट्स रेंट प्लस रॉयल्टी के अलावा हम क्या ऐड करते हैं, रेंट प्लस रॉयल्टी के अलावा हम ऐड करते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ये क्या है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है स्टूडेंट्स जो आपको कर्मचारियों को पारिश्रमिक दिया जाता है। इस कर्मचारियों को जो पारिश्रमिक दिया जाता है, जो उनको मजदूरी प्रदान की जाती है, आप ऐसे समझ लीजिए। जैसे सपोज कीजिए कि आपके फादर किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, अगर नहीं है तो किसी दूसरे के फादर गवर्नमेंट के जॉब में होंगे, उनको इमेजिन कर लीजिए। तो उनको जो सरकार पैसा दे रही है, या एक मजदूर जो कार्य कर रहा है उसको जो पैसा मिल रहा है, वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ होता है। तो ये जो आपका स्टूडेंट्स कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है, ये तीन टाइप का हो सकता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। एक आपका हो सकता है कि सैलरीज एंड वेजेस इन कैश, मतलब कि आपको नगद नारायण मिल जाए, जो कि अक्सर होता है। आपके पापा को या कोई भी जो सरकारी मुलाजिम है या कोई मज़दूर है उसको ज़्यादातर क्या मिलता है, सैलरीज, और सैलरीज जो आपका हो गया या फिर मजदूरी हो गई, वेजेस हो गया, वो उसको कैश में मिलता है, नगद में मिलता है। तो एक आपको इस तरह से मतलब डायरेक्ट नगद दे दिया आपको। या कई बार होता है कि कुछ फेस्टिवल्स आ गया तो सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड, मतलब वस्तु में आपको कुछ दिया गया। तो कैश के अलावा जो आपको दिया जा रहा है वो कई बार
कैश के अलावा जो भी आपको मिला वो वस्तु में मिल रहा है। सपोज कीजिए दिवाली है, दिवाली के टाइम में आपको मिठाई दे दिया गया, 1 डब्बा 2 डब्बा जो भी दे दिया गया, या फिर ईद है तो ईद के पहले आपको कुछ मिठाई दिया गया, आप जो वहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ से। तो ये सारी चीज़ें कैश के अलावा कई बार काइंड में भी प्रदान की जाती हैं, वस्तुओं में भी आपको दिया जाता है। और तीसरा स्टूडेंट्स होता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। अब जैसे स्टूडेंट्स आपका प्रोविडेंट फंड होता है, उसमें भी पैसा कटता है। जैसे सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति जो सरकारी नौकरी कर रहा है और उसकी इनकम 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए है, तो ऐसा नहीं है कि उसको सारा का सारा पैसा उसको दे दिया जाता है। इसमें से सरकार जो है तकरीबन सपोज कीजिए कि 10% काट ले रही है। मतलब वो जो एम्प्लॉयर है वो सरकार के पास कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको वो पैसा बाद में दे दिया जाएगा। तो एक्चुअल में क्या है, 1 लाख रुपया उसका ग्रॉस सैलरी है, लेकिन वो 10% कट जाता है और उसको हाथ में मिलता है 90,000। और सरकार क्या करती है कि इस जितना वो कंट्रीब्यूट कर रहा है उतना सरकार भी कंट्रीब्यूट करती है और उसको रिटायरमेंट के बाद वो दे देती है। तो इसको हम बोलते हैं प्रोविडेंट फंड, जिसको कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स बोला जाता है। तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, तो ये तीनों ही पार्ट जो है आपका वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का अंग होता है। ये तीनों पार्ट जो है सैलरीज एंड वेजेस इन कैश, कई बार आपको डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, सैलरीज प्लस वेजेज इन कैश प्लस सैलरीज एंड वेजेज इन काइंड प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ये तीनों को जब हम ऐड कर देंगे तो ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आ जाता है, जिसको कि आप कर्मचारियों का पारिश्रमिक बोल सकते हैं। तो रेंट, रॉयल्टी और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हमने ऐड कर दिया स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट, NDP एट फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए। इंटरेस्ट क्या होता है आपको पता है, ब्याज। तो जैसे कि जो पूंजी आप प्राप्त कर रहे हैं, उस मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया, अपने बैंक से पूंजी प्राप्त किया, तो उसके एवज में आपको क्या देना पड़ेगा, तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। या सपोज कीजिए कि अगर आप ही के पास पैसा है और उसी का आपने इस्तेमाल किया है अपना फर्म सेटअप करने के लिए, तो उस पैसे को आप अगर किसी को दे देते तो आपको इंटरेस्ट की प्राप्ति होती, आपको वो ब्याज देता, तो वो आपका ब्याज चला गया क्योंकि आपने कैपिटल का इस्तेमाल खुद ही कर लिया। तो जो पूंजी होता है उसका जो इनाम है वो इंटरेस्ट होता है, उसका जो रिवार्ड है वो इंटरेस्ट होता है। तो रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस इंटरेस्ट हमने ऐड किया, और उसके बाद हम उसमें ऐड करते हैं प्रॉफिट्स, लाभ। साहसी को क्या मिलता है स्टूडेंट्स, साहसी को मिलता है प्रॉफिट्स, जिसको कि आप लाभ बोलते हैं। तो ये लाभ भी आपका कई बार डायरेक्ट नहीं होता है स्टूडेंट्स, लाभ भी कई बार अलग अलग तरीके से आपको देगा। तो ये लाभ क्या होता है, ये जो आपका लाभ है स्टूडेंट्स, ये लाभ प्रॉफिट्स को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं प्रॉफिट्स को। पहला कॉरपोरेट टैक्स, दूसरा रिटेन्ड अर्निंग्स, तीसरा डिविडेंड्स। ये जो प्रॉफिट्स है वो 3 हिस्सों में बंटता है। सपोज कीजिए किसी फर्म को लाभ हुआ, किसी कंपनी को लाभ हुआ, अब वो जो लाभ होता है उससे सरकार उसको कॉरपोरेट टैक्स ले लेती है। तो उस लाभ का एक हिस्सा कॉरपोरेट टैक्स होता है जो कि उसका चला गया। उसके बाद वो जो कंपनी है, जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है उसमें से कुछ खुद के लिए रख लेती है, जिसको कि हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं। रिटेन्ड अर्निंग को हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं। मतलब आपको जो टोटल लाभ हुआ उस लाभ में से आपने क्या किया, उस लाभ में से एक हिस्सा कॉरपोरेट टैक्स के रूप में चला गया, ठीक है, कॉरपोरेट कर के रूप में सरकार को चला गया। और जो हिस्सा बच रहा है
उसमें से एक रिटेंड अर्निंग, मतलब जो कंपनियां हैं वो प्रॉफिट का एक हिस्सा खुद के पास रख लेती हैं, वो किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती हैं, इसीलिए इसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी हम बोलते हैं। और जो सबसे अंतिम हिस्सा है जिसको हम डिविडेंड्स बोलते हैं, जो आपका मान लीजिए कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनमें ये बांट दिया जाता है। कोई कंपनी जो है वो क्या करती है, अपना शेयर बेच देती है लोगों को कि आप मेरा शेयर खरीद लीजिए, और जब हमको लाभ होगा तो आपको भी हम लाभ प्रदान करेंगे। तो कंपनी क्या करती है कि जो बचा हुआ हिस्सा है वो अपने शेयर होल्डर्स को बांट देती है, और उसको हम डिविडेंड्स बोलते हैं। तो प्रॉफिट का भी आपका 3 हिस्सा हो गया स्टूडेंट्स। तो अब तक हमने क्या सीखा, अब तक हमने सीखा कि आपको रेंट प्लस रॉयल्टी, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, यहाँ तक ऐड किया। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें एक और चीज़ ऐड किया जाता है, मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, मिश्रित आय। अब देखिए सब कोई तो नौकरी में है नहीं, या सब कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मजदूरी कर रहा है किसी के अंडर में। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि स्वरोजगार लिए हुए हैं। जैसे आपका समझिए कि एक रिक्शा पुलर है, कोई दुकानदार है, कोई हॉकर है। तो इस तरह के भी लोग हैं जो खुद से ही आय का सृजन करते हैं, स्वरोजगार करते हैं। तो वो जो स्वरोजगारी हैं तो उनको हम क्या करते हैं, उनको हम बोल देते हैं कि मिक्स्ड इनकम, मिश्रित आय। उसमें हम अलग अलग खाना नहीं लेके चलते हैं, बल्कि हॉकर हो गया, दुकानदार हो गया, रिक्शा पुलर हो गया, ये ऐसे सारे लोग जो खुद ही इनकम जनरेट कर रहे हैं उनके आय को हम मिक्स्ड इनकम बोल देते हैं, और उसको भी हम ऐड कर देते हैं जैसे जब इनकम मेथड से हम राष्ट्रीय आय प्राप्त कर रहे होते। तो आपने एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में क्या क्या किया, आपने एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में किया, रेंट आपने लिया, रॉयल्टी लिया। रेंट क्या होता है, जो ज़मीन के ऊपर का कंस्ट्रक्शन है उसको जो आप शेयर करके प्राप्त कर रहे हैं वो रेंट है। और ज़मीन के नीचे आपको जो मिल रहा है, जैसे मिनरल्स मिल गया आपके ज़मीन के नीचे, गोल्ड मिल गया, ऑयल मिल गया, और उससे आपको जो सरकार रिवेन्यू दे रही है, आपको जो रिवेन्यू प्रदान कर रही है, आपको जो इनकम प्रदान कर रही है, उसको हम रॉयल्टी बोलते हैं। रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, मैंने आपको बता दिया कि स्टूडेंट्स क्या होता है। जैसे आपको वेजेस मिल रहा है, सैलरीज मिल रहा है, या कोई उपहार मिलता है आपके फादर को या किसी और के फादर को जो भी जॉब में है, या फिर सोशल सिक्योरिटी स्कीम में जो वो कंट्रीब्यूट करते हैं, ईपीएफ जो आपका कटता है, उनका प्रोविडेंट फंड कटता है, ये सारी चीज़ें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का पार्ट हो गई। प्लस इंटरेस्ट, जो आपको कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है वो, प्लस प्रॉफिट्स मैंने आपको बताया 3 पार्ट में होता है प्रॉफिट्स भी, प्लस मिक्स्ड इनकम, मिश्रित आय। ये सारी चीज़ें मिलकर अल्टीमेटली निर्माण करती हैं एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का। लेकिन अभी हम राष्ट्रीय आय पर नहीं पहुँचे हैं स्टूडेंट्स, अभी हम पहुँचे हैं किस पे, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे, मतलब कि शुद्ध घरेलू उत्पाद पर हम पहुँचे हैं, लागत मूल्य पर। अभी हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पर पहुँचे हैं। हमको पहुँचना कहाँ है, हमको पहुँचना है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे, नेट नेशनल प्रोडक्ट पे। हमको नेट नेशनल प्रोडक्ट पे पहुँचना है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद पे हमको पहुँचना है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको उस दिन बताया था कि बहुत सारे जो इंडियंस हैं वो देश के बाहर भी काम करते हैं, और बहुत सारे जो विदेशी हैं वो देश के अंदर भी काम करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो देश के बाहर काम करते हैं वो भारत को देते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, मतलब विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय ये प्रदान करते हैं, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। इसी तरह से जो विदेशी इंडिया में रह के काम कर रहे हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से आय भेज देते हैं। तो फैक्टर
इनकम टू एब्रॉड, मतलब विदेशों को प्राप्त आय, विदेशों को प्राप्त आय, मतलब जो विदेश आपने भेज दिया पैसा। तो इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो आएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। ये निगेटिव भी हो सकता है स्टूडेंट और पॉजिटिव भी हो सकता है। सपोज कीजिए कि विदेशी यहाँ पे ज़्यादा कमा रहे हैं, इंडियन बाहर कम कमा रहे हैं, तो उस केस में आपका NFI क्या है, नेगेटिव हो जाएगा। या अगर विदेश में भारतीय ज़्यादा प्राप्त कर रहे हैं, कमाई ज़्यादा कर रहे हैं, और यहाँ पे विदेशी कम कमाई कर रहे हैं, तो फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा NFI। तो हम क्या करते हैं, NDP एट फैक्टर कॉस्ट जो हमको मिला उसमें से हमने ऐड कर दिया NFI, तो हमारा NNP एट फैक्टर कॉस्ट हमको मिल जाएगा। तो ये हमारा आय विधि से हमने राष्ट्रीय आय की प्राप्ति कर ली, ये तरीका है। अब सपोज कीजिए आपको NNP एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है और इससे बोले कि आपको बाजार मूल्य पे जाना है, तो क्या करना होगा। सपोज कीजिए NNP एट फैक्टर कॉस्ट से आपको NNP एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए बोल दे, तब आप क्या कीजिएगा। तो मैंने आपको उस दिन क्लास में बताया था स्टूडेंट्स कि फैक्टर कॉस्ट में जब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ देते हैं, NIT जब हम जोड़ देते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ देते हैं, तो हम फैक्टर कॉस्ट में जब ये जोड़ते हैं तो मार्केट प्राइस की प्राप्ति होती है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है स्टूडेंट्स, जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स सरकार लगाती है और जो सब्सिडी देती है, वो इनडायरेक्ट टैक्स में से आप सब्सिडी घटा दीजिएगा तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार से अगर आपको कोई बोले कि NNP एट फैक्टर कॉस्ट है, इससे आपको GDP एट फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो क्या करना है। तो यहाँ पे नेट है, नेट में डिप्रिसिएशन ऐड कर दीजिएगा, घिसावट ऐड कर दीजिएगा, तो वो ग्रॉस हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें बात की हैं। आपका जो मेन है थीम आय मेथड का, वो ये है कि आप क्या करते हैं, सबसे पहले NDP एट फैक्टर कॉस्ट प्राप्त करते हैं। तो NDP एट फैक्टर कॉस्ट आप कैसे प्राप्त करते हैं, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, यहाँ से आप प्राप्त कर लेते हैं NDP एट फैक्टर कॉस्ट। और इसमें जब आप NFI जोड़ देते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, तो राष्ट्रीय आय की प्राप्ति आपको हो जाती है आय विधि से। तो ये आपका तरीका है आय मेथड से राष्ट्रीय आय को प्राप्त करने का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि हम व्यय विधि से अर्थात एक्सपेंडिचर मेथड से किस प्रकार राष्ट्रीय आय की प्राप्ति करते हैं। ओके।